डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फॉर्मा एंजल। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी एंटी कन्वर्जन ड्रग के बारे में, जो कि आपके डी फार्मा के, बी फार्मा के, इवन डी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सारे सिलेबस में है। आपकी फार्माकोलॉजी, आपकी मेडिसिनल, फार्माकोथेरेपेटिक सभी में है, तो इसका बताना बहुत ज़रूरी था। तो चलिए देखते हैं एंटी कन्वर्जन को ही बोलते हैं एंटी इपिलेप्टिक। तो किसी में एंटी कन्वर्जन करके आता है और किसी किसी में पूछता है एंटी इपिलेप्टिक ड्रग के बारे में बताइए। तो एंटी इपिलेप्टिक सबको पता है। इपिलेप्सी मतलब क्या होता है? मिर्गी का दौरा आना। ये एक बीमारी है ना, मिर्गी की दौरे आते हैं ना किसी किसी को, तो वो उसके बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि एंटी कन्वर्जन ड्रग क्या होते हैं, एंटी इपिलेप्टिक क्या होते हैं। तो कहता है एंटी कन्वर्जन को ही बोलते हैं एंटी इपिलेप्टिक या एंटी सीजर। अब आपके दिमाग में आता होगा मैम इपिलेप्सी एक मिर्गी की बीमारी को सीजर और कन्वर्जन क्यों बोल सकते हैं? तो सीजर में बाबू क्या होता है कि इंसान को झटका आता है, और कन्वर्जन में इंसान को बहुत ज़्यादा चक्कर आता है। तो जब ओवर चक्कर आ रहा है साथ में झटका आ रहा है तो एपिलेप्सी बीमारी कहलाता है। तो इसीलिए एंटी इपिलेप्टिक को एंटी कन्वर्जन ड्रग भी बोल सकते हैं या एंटी सीजर ड्रग भी बोल सकते हैं। ऐसे ड्रग जो हमको इपिलेप्सी को ट्रीट करता है या कन्वर्जन को ट्रीट करता है उसी को बोलते हैं एंटी कन्वर्जन ड्रग और एंटी इपिलेप्टिक या एंटी सीजर ड्रग। अब इपिलेप्सी क्या है? मिर्गी का दौड़ा आना, ठीक है। कन्वर्जन क्या है? चक्कर का आना। सीजर क्या है? झटका आना। तो चलिए देखते हैं। इस टाइम पे क्या होता है कि हमारे इनवॉलेंट्री मसल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कॉन्स्ट्रिक्शन, सिकुड़ने लगते हैं, और बहुत ज़्यादा हमारा सीएनएस जो होता है बाबू एक्टिव होता है, बहुत ओवर एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा चक्कर, झटका आना, इलेक्ट्रिकल का इम्पल्स जनरेट होना, ये सब होता है। तो देखिए कन्वर्जन क्या होता है, याद रखना। किसी को मिर्गी का दौरा आता है तो आप देखे भी होंगे वो बहुत ज़्यादा कंपन करता है, उसका बॉडी पूरा मूवमेंट करता है, चक्कर आने लगता है उसको बहुत तेज़ी से, उसकी पूरी बॉडी वाइब्रेट करता है, झटका आता है। क्यों होता है? क्योंकि उसको मिर्गी के दौरे आए हुए हैं। तो ऐसे सिम्टम्स जब किसी में दिखे तो समझिए क्या है? इपिलिप्सी है। तो कन्वर्जन मतलब क्या होता है? सडन अटैक ऑफ इनवॉलेंट्री मस्कुलर कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन। जब बहुत ज़्यादा चक्कर कब आता है? जब बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन इन रिलैक्सेशन हमारा इनवॉलेंट्री मसल्स करता है, तो उस टाइम पे क्या होता है? अचानक से किसी को जब झटका आता है, अचानक से आता है, तो अचानक से क्या होगा? बहुत ज़्यादा आप आंखें ब्लिंक करते रहते हैं, खुलता है बंद होता, खुलता बंद होता, दांत हिलते रहते, कप 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 करता है, पूरे बॉडी मूवमेंट करने लगता है, तो बहुत तेज़ी से ऐसे होने लगते हैं। तो क्या होता है? इनवॉलेंट्री हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स है, इनवॉलेंट्री मसल्स है अंदर, वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ता है। कंस्ट्रक्शन मतलब सिकुड़ना, और रिलैक्सेशन मतलब वो खुल जाना। तो बहुत ज़्यादा वो कॉन्स्ट्रिक्ट रिलैक्स सिकुड़ता है, खुलता है, ऐसे करने लगता है। आप ज़्यादा झटके आने लगते हैं, आपकी आंखें ज़्यादा ब्लिंक होने लगते हैं, ऐसे कंडीशंस हो जाता है। साथ में आप देखेंगे सीजर आता है, झटका आता है। झटका क्यों आता है? तो एबनॉर्मल सीएनएस का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है। सीएनएस जो होता है बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, तो उसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बहुत एबनॉर्मल हो जाता है। मतलब कि वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करने लगता है सारे नोड्स में, ठीक है। जो हमारे ब्रेन में नोड्स होते हैं सीएनएस में, वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा जनरेट करने लगती है, जिसकी वजह से एपिलेप्सी आता है। अब आप सोचेंगे हाँ मैम एपिलेप्सी में मैंने देखा है झटका भी आता है, चक्कर भी आता है। तो चलिए देखते हैं एपिलेप्सी बीमारी होता क्या है एक्चुअली। तो ये एक ब्रेन का डिसऑर्डर माना जाता है, जिसमें हमारे नॉर्मल पैटर्न जो होते हैं न्यूरल एक्टिविटी के, वो डिस्टर्ब हो जाता है। हमारा जो नॉर्मल न्यूरल एक्टिविटी करता है वो नहीं करके एबनॉर्मल न्यूरल हार्मोनल ट्रांसमिशन होने लगता है, बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल एक्टिविटी करता है, जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी एपिलेप्सी को बोला जाता है। इसमें या फिर बहुत ज़्यादा हार्मोन या डिक्रीज होता है या फिर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, और इम्बैलेंस होने की वजह से हमारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है, हमारी सीएनएस की एक्टिविटी बहुत ओवर बढ़ जाती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, और जो होता है न्यूरल एक्टिविटी बहुत डिस्टर्ब होकर वो क्या होता है? न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन बहुत एबनॉर्मल हुआ और किसी को एपिलेप्सी आता है। अब इसमें क्या कहता है कि ग्रुप ऑफ रिकरेंट डिसऑर्डर ऑफ सेरिब्रल फंक्शन। तो इसमें क्या होता है कि बार बार करंट जनरेट होना, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का जनरेट होने लगता है हमारे, और साथ में सीजर और कन्वर्जन आ जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है? एपिलेप्सी डिजीज़ होता है। अब आप देखेंगे कि ये क्रोनिक केमिकल कंडीशन है, जिसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल फंक्शन ऑफ एक्टिविटी जो होती है हमारे ब्रेन की, वो चेंज हो जाती है और हमें एपिलेप्सी कॉज होता है। तो ये समझ में आपको आया कि एपिलेप्सी क्या है, बीमारी क्या है, तब उसके ड्रग्स आपको अच्छे समझ में आएंगे। क्योंकि ये क्या है? एंटी कन्वर्जन। एंटी मतलब अपोजिट, क्या होता है? एंटी मतलब वर्क ऑन रिसेप्टर एंटी मतलब अपोजिट। अच्छा इपिलिप्टिक लिख दीजिए, इपिलिप्सी की बीमारी की उल्टा जो ड्रग काम करे, इपिलिप्सी बीमारी, इपिलिप्सी डिजीज़, या बोल दो कन्वर्जन चक्कर वाले
जब ज़्यादा ओवर आने लगे। तो ऐसे ड्रग जो कन्वर्जेंट को या इपिलिप्सी को या सीज़र को ठीक करता है उसको एंटी कन्वर्जेंट, एंटी इपिलिप्टिक या एंटी सीज़र बोलते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब देखते हैं इसके कॉजेज़, क्या कारण है, क्यों होता है ऐसे इलेक्ट्रिकल इरेक्टिविटी, ऐसे इपिलिप्सी डिजीज़ होता क्यों है। तो एक तो कंजेनिटल होता है, ठीक, कुछ हेड इंजरी होते हैं, मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो जेनेटिक्स होते हैं। किसी क्या होता है, माँ बाप को आते थे तो बच्चे को आएंगे, ठीक। कुछ हेड इंजरी की वजह से होता है कि आपको कहीं जाते एक्सीडेंट होता है या कोई चोट लग जाता है जिसकी वजह से होता है। कुछ होता है हाइपोक्सिया और इन्फेक्शन की वजह से होता है। अब आप सोचते होंगे मैम हाइपोक्सिया क्या होता है। तो हाइपोक्सिया क्या होता है, जब हमारे बॉडी में या हमारे ब्लड में या हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे सीएनएस में नर्व्स हैं, इम्पल्स हैं, उनमें ऑक्सीजन की कमी। हाइपोक्सिया क्या हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन की कमी हो जाता है तो भी हमको ये होने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन सही से पहुँचेगा नहीं तो इम्पल्स जनरेट होने लगता है, तो भी होता है। साथ में इन्फेक्शन हो जाए कोई ब्रेन में तो भी होता है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन मैंने ऑलरेडी बताया है। स्ट्रोक आने की वजह से भी होता है। ब्रेन में अगर ट्यूमर है तब भी होगा, अगर ब्रेन में सिस्ट भी है तब भी होगा, गांठ भी होगा तो भी होगा। तो इन सभी वजह से क्या होता है कि किसी को एपिलेप्सी आ सकता है। अभी रुकिए और भी बता देती हूँ। तो ये कुछ एक्स्ट्रा कॉजेज़ हैं जिसमें आप देख लीजिएगा, जैसे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी की वजह से भी होता है। अगर ब्रेन इंजरी काफ़ी लंबे समय से है तो पोस्ट ट्रॉमेटिक एपिलेप्सी में भी होता है। किसी के सीजर इलनेस की वजह से, हाई फीवर की वजह से भी होता है। किसी को स्ट्रोक की वजह से होता है, वस्कुलर डिजीज़ में भी होता है। ऑक्सीजन की कमी ब्रेन में तब भी होता है एपिलेप्सी। ब्रेन ट्यूमर है या सिस्ट है तो भी होता है। किसी को अल्जाइमर डिजीज़ है। अल्जाइमर क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, ऐसी डिजीज़ है तो भी होता है, ठीक। मैटरनल ड्रग यूज़ या प्रेनेटल इंजरी की वजह से या ब्रेन मॉल फॉर्मेशन की वजह से, ठीक है, या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन एट अ बर्थ टाइम तो भी आपको एपिलेप्सी हो सकता है। इन्फेक्शियस डिजीज़ कोई हो, एड्स या मेनिंगाइटिस, मतलब कि मेनिंगिस में इन्फ्लामेशन होना, आपके ब्रेन के पार्ट में होता है मेनिंगिस, जो कि उसमें इन्फ्लामेशन की होने की वजह से भी होता है। फिर जेनेटिक कुछ रीज़न होते हैं जिनकी वजह से होता है, जैसे माँ बाप को हैं तो बच्चे को हो जाते हैं। ये रीज़न्स है जिसकी वजह से आपको एपिलेप्सी हो सकते हैं। तो अब चलिए देखते हैं सिम्टम्स। तो ये जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है इसी को सिम्टम्स बोलते हैं बाबू। तो जो फार्माकोथेरेपेटिक पढ़ते हैं बच्चे वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखते हैं, वहीं कोलॉजी, मेडिसिनल और अदर सब्जेक्ट वाले क्या लिख देते हैं, सिम्टम। तो कन्फ्यूज मत होइएगा, दोनों बात एक ही है। तो चलिए देखते हैं। पहला सिम्टम, मेन सिम्टम जो होता है वो बार बार करंट का जनरेट होना, सीजर और झटका का आना, बार बार रिकरेंट होता है और झटका आता है, इसकी वजह से भी होता है। कन्वर्जन, चक्कर भी आए विदाउट फीवर, बिना फीवर के, बिना बुखार के बहुत ज़्यादा चक्कर आए तो भी है। फिर शॉर्ट ब्लैकआउट हो या कंफ्यूज हो इंसान मेमोरी में, कि जैसे क्या होता है कि एक टाइम पे हज़ारों थॉट्स आ रहे हैं, हज़ारों चीज़ें करने की मन हो पर आप कुछ कर भी नहीं रहे हो, आपको फिर ये आता है कि ये नहीं, ये वो, तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा मेमोरी में रहता है, वो भी इसका एक सिम्टम्स होता है, ठीक है। इसी के साथ में पेशेंट लॉसेस करता है, इसका बॉयल्स, ब्लैडर कंट्रोल, इन सभी पे इंसान का अपना लॉयल नहीं होता, मतलब कि कब, जैसे क्या होता है जिसको झटके आने लगते हैं वो आसानी से वॉशरूम भी कर लेता है पैंट में, उसको फील नहीं हो पाता, उसको मतलब वो क्या होता है उसका बॉडी इसकी कंट्रोल में ही नहीं होता, इतने खतरनाक कंडीशन आ जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं एपिलेप्सी। फिर कहते हैं टेम्परेरी इंसेंसिटिविटी आ जाता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन क्वेश्चंस बार बार आते रहते हैं, सडन स्टीफनेस हो जाता है, कभी कभी फॉल भी, गिर भी जाता है इंसान, सिकुड़ भी जाता है, एकदम टाइट हो जाता है शरीर, ठीक है, ऐसे होने लगते हैं। आंखें बहुत ज़्यादा ब्लिंकिंग करने लगती है, इंसान का दांत जो होता है कट 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 जुबान बोलने लगती है, सडन बाउट करने लगता है। फिर इसके साथ में आप देखेंगे रेपिटेटिव इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है, मैंने बोला था इनवॉलेंट्री कॉन्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होने लगता है, ठीक है। फियरफुलनेस आता है, उसको डर लगने लगता है, बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगता है, एंगर होने लगता है, गुस्सा होने लगता है, उसको जो घबराहट होने लगेगी, तो ये सब चीज़ें इसके सिम्टम्स होते हैं। और सेंस ऑफ स्मेल, टच एंड साउंड वो उस टाइम पे भूल जाता है, उसको कुछ टेस्ट साउंड कुछ समझ भी नहीं आता, उसको ऐसे दिमाग में क्या होता है उसके इलेक्ट्रिकल जनरेट होने की वजह से उसका कुछ काम नहीं करता। और जॉकिंग आर्म्स, हिलते रहते हैं बॉडी, लेग, पूरे आर्म्स, सारी चीज़ें एकदम जॉकिंग मतलब मूवमेंट करते रहते हैं बहुत तेज़ी से। यही होते हैं मेन सिम्टम्स किसी को सीजर आया हो। आप लोगों ने देखा होगा तो आपको अगर पता भी होगा, जिसने देखा होगा किसी को मिर्गी के दौरे जब आते हैं तो इन सभी सिम्टम्स एक साथ दिखते हैं, तो इनमें से कोई भी सिम्टम अगर दिखता है तो सीजर है, समझ गए आप। अब चलिए ये देखते हैं। कहते हैं सीजर स्ट्रेंज सेंसेशंस, इमोशंस एंड बिहेवियर का
ठीक है, चेंज होना, कन्वर्जन, चक्कर आना, मसल स्पास्म होने लगना, टेढ़ा होने लगना, ऐंठना बॉडी का, लॉस ऑफ कॉन्शियस, अपने ध्यान भूल जाता है इंसान, समझ ही नहीं पाता उसको क्या करना है, प्रॉक्सिमल अटैक होना, फिर ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ सेरेब्रल न्यूरॉन, इंक्रीज एक्टिविटी, क्योंकि न्यूरॉन जो होता है अपने एबनॉर्मल एक्टिविटी करता है, मैंने बताया था न्यूरॉन जो होता है बहुत एबनॉर्मल एक्टिविटी करना था, तो सेरेब्रल न्यूरॉन जो होता है बहुत एक्साइटमेंट हो जाता है, तो सीएनएस की एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। अब अगर सीएनएस की एक्टिविटी कम हो जाए तो शायद चक्कर आना बंद हो जाए, झटका आना बंद हो जाए, मसल्स स्पास्म बंद हो जाए, सेंसेशंस होना बंद हो जाए। समझ में आ रही है चीज़ें। साथ में कहता है सीजर जो होता है जनरेट करता है इपिटोजेनिक सेंटर ऑफ ब्रेन, और इसके साथ में सैकिंग और इनवॉलेंट्री कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ बॉडी, ये सब इसके क्या आते हैं, सिम्टम्स होते हैं। तो एक चीज़ आपको समझ में आ गया, जब आपकी सीएनएस बहुत ओवर एक्टिविटी करेगा तभी तो आपको चक्कर आएगा, झटका आएगा, आपको अलग अलग फीलिंग, सेंसेशन, सब चीज़ हो रहा है। अगर ये सब चीज़ें रुकती है तो सीएनएस सही से काम नहीं कर रहा है, लेकिन अगर ये सब बहुत अच्छे से हो रहा है तो इसका मतलब सीएनएस बहुत ओवर एक्टिव है, तो यहाँ पर सीएनएस की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देखो अब इसके बाद आप देखेंगे मैकेनिज्म, तो आप देखेंगे जो ड्रग देते हैं एंटी कन्वर्जेंट, इससे पहले चलिए देख लेते हैं एंटी कन्वर्जेंट ड्रग होता क्या है, या एंटी इपिलेप्टिक। क्या देखते हैं, एंटी कन्वर्जेंट और एंटी इपिलेप्टिक ड्रग के बारे में, या एंटी सीजर के बारे में भी। एंटी कन्वर्जन मैं क्यों बोल दी, क्योंकि कुछ बच्चों के मेडिसिनल केमिस्ट्री में एंटी कन्वर्जन करके ही आता है बैचलर में, इसलिए मैंने कहा आइए उसको भी बता दूं, नहीं तो कंफ्यूज रहेंगे बहुत लोग कि अरे मैम उसमें तो आपने बताया ही नहीं, इपिलिप्सी बताया सिर्फ। ठीक, तो इसके जो एंटी कन्वर्जेंट होते हैं तो इसके दो वर्ड हैं, एंटी मतलब अपोजिट। अब ध्यान से देखना, एंटी मतलब अपोजिट, कन्वर्जन मतलब इपिलिप्सी, इपिलिप्टिक मतलब इपिलिप्सी डिजीज़, इपिलिप्सी मतलब मिर्गी की बीमारी, डिजीज़। ठीक, ड्रग, तो ऐसे ड्रग जो हम एपिलिप्सी के खिलाफ देते हैं, जो एपिलिप्सी बीमारी को ठीक करने के लिए देते हैं, तो क्या बोल देंगे, दोज ड्रग विच यूज टू ट्रीट एपिलिप्सी डिजीज called एंटी-एपिलेप्टिक या एंटी कन्वर्जेंट या एंटी सीजर ड्रग। ठीक, अब आपके आता है मैम कौन कौन सी ड्रग्स हम दे सकते हैं, तो चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ ड्रग, कौन कौन सी ड्रग को हम इस कैटेगरी डिजीज में देते हैं। तो पहला वो हम दे सकते हैं, अब याद रखना जितने भी सीएनएस की एक्टिविटी बढ़ती है उसको कम करना है। तो मैंने एक चीज़ बताया था, हमारे बॉडी में दो चैनल होता है, एक सोडियम एक क्लोराइड, या फिर सोडियम चैनल जो होता है वो क्या कॉज कराता है, हमारी बॉडी को रिलैक्स से, हमारी बॉडी को एकदम रिलैक्स कर देता है, हमारी बॉडी की एक्टिविटी को थोड़ा कम कर देता है, या बोल दो हमारी सीएनएस की एक्टिविटी को भी घटाता है क्लोराइड चैनल अगर ओपन हो जाए तो। ठीक, साथ में क्लोराइड की वजह से हमको नींद आता है, क्लोराइड की वजह से हम सुस्त होते हैं, हमारी बॉडी एकदम रिलैक्स फील करती है। ठीक है, वही हमारी बॉडी में होता है सोडियम चैनल, जो हमारी बॉडी की एक्टिविटी को बढ़ाने में बहुत अहम रोल रखता है। तो अगर हमारी बॉडी की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो अगर उसको सोडियम चैनल को ओपन करेंगे तो और एक्टिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन वही जो एक्टिविटी बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है सोडियम चैनल, उसी को हम ब्लॉक कर दे तो एक्टिविटी घट जाएगी। तो या फिर हम सोडियम चैनल को ब्लॉक कर दें तो भी एक्टिविटी घट सकती है, और या फिर क्लोराइड चैनल को ओपन कर देंगे तो भी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, मतलब सही हो जाएगी, ओपन हो जाएगी क्लोराइड चैनल तो क्लोराइड निकलेगा, इसकी वजह से एक्टिविटी घटने लगती है सीएनएस की। चलिए देखते हैं, तो हम जो ये ड्रग होते हैं बाबू हम देते हैं, इस पर क्या होता है, एक गाबा रिसेप्टर होता है, उस गाबा रिसेप्टर की वजह से उस पर ड्रग जाता है, बाइंड होता है, ये रिसेप्टर है ना, तो ड्रग क्या होगा, इसी पे बाइंड होगा। अब गाबा रिसेप्टर पे जब जाता है ड्रग बाइंड होता है, जब इस पर ड्रग बाइंड होगा, ड्रग बाइंड, अब कोई भी जितने भी एंटी एपिलेप्टिक कैटेगरी के हैं अभी दिखा दूंगी, कुछ ऐसे हैं जो गाबा रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं, कुछ बाबू क्या होता है कि जाता है सोडियम या क्लोराइड कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देता है। अब आपको भी पता है सोडियम और कैल्शियम चैनल की वजह से हमारी एक्टिविटी बढ़ती है, तो इसको ब्लॉक कर देंगे तो भी सही हो जाएगा, या जाकर क्लोराइड चैनल को खोल देता है कुछ ड्रग। ठीक, तो जो ड्रग देते हैं वो जाता है गाबा रिसेप्टर पर बाइंड होता है, और गाबा रिसेप्टर पर बाइंड होकर ये क्या करता है, ओपन करता है क्लोराइड चैनल को। गाबा रिसेप्टर क्या करता है, क्लोराइड चैनल को ओपन करता है, और जैसे ही चैनल ओपन होता है ये जाता है सीएनएस की एक्टिविटी को क्या कर देता है, डिक्रीज, और नींद कॉज करने लगता है, तो इससे ठीक हो जाता है इंसान।
तो सीएनएस की एक्टिविटी को क्या करता है, डिक्रीज। और सीएनएस की एक्टिविटी ही तो बढ़ी थी जब डिजीज़ हुआ था इसमें। तो क्या होता था, एपिलेप्सी डिजीज़ में मैंने बताया था रिकरेंट जनरेट हो रहा था। क्या बताया था मैंने, एपिलेप्सी में देखो न्यूरल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा अलग हो गया था, जिसकी वजह से ह्यूमरल ट्रांसमिशन होने लगा था। सीएनएस की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बहुत एबनॉर्मल हो गई थी, और यहाँ पर क्या होता है, सीएनएस एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, इंक्रीज। तो इसकी वजह से डिजीज़ हुआ था, तो ऐसे डिजीज़ होता है। ठीक, तो ठीक है, अब यहाँ देखते हैं सीएनएस की एक्टिविटी को अगर हमने डिक्रीज कर दिया तो भी आपकी बीमारी ठीक होती है। तो अभी ये तो देखेंगे गाबा रिसेप्टर कैसे काम करता है। पहले देखते हैं कौन कौन सी ड्रग हम दे सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन देख रहे थे ना हम लोग एपिलेप्टिक का। तो देखिए एंटी एपिलेप्टिक की कौन कौन सी ड्रग हम दे सकते हैं। ठीक, चलिए पहला बारबिचुरेट। क्या, बारबिचुरेट, बारबिचुरेट कैटेगरी के ड्रग दे सकते हैं। ठीक है, अभी आप इसके काम सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसको काम से भी पहले आपको ये बता दूंगी एपिलेप्सी के कितने टाइप्स होते हैं, क्योंकि सारे ड्रग अलग अलग टाइप के एपिलेप्सी पे डिपेंड करता है। पहला बारबिचुरेट, दूसरा होता है हाइडेंटोइन ड्रग, तीसरा होता है ऑक्साजोलिडिन, चौथा ड्रग होता है सक्सिनामाइड, पांचवा होता है यूरिया एंड मोनोएसाइल यूरिया। ठीक, इसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड है बाबू। सिक्स्थ होता है बेंजाडाइजापिन, बेंजोडाइजापिन। तो इतने कैटेगरी के ड्रग्स जो होते हैं देते हैं। ठीक, अब ये ड्रग्स उसके हिसाब से काम करता है। अब जैसे आप बारबिचुरेट के बारे में देखेंगे, तो जो बारबिचुरेट होता है और ये जो बेंजाडाइजापिन होता है, ये दोनों हमारे गाबा रिसेप्टर के ही ड्रग हैं। ये सब जाते हैं गाबा पे बाइंड, ब्लॉक करता है। गाबा रिसेप्टर को क्या करता है, बाइंड करके ब्लॉक कर देता है, ड्रग को ब्लॉक करता है। अब इसके ड्रग्स जो जो इसके अंदर आते हैं, जैसे बारबिचुरेट में आप देखेंगे तो फिनोबार्बिटॉन या मेथाबार्बिटॉन इसी के तो ड्रग थे। अब बेंजाडाइजापिन देखेंगे तो बेंजाडाइजापिन भी क्लोनाजिपाम ड्रग होता है, ये एपिलेप्सी में ट्रीट करता है। ठीक है, तो ये भी जाता है उसी गाबा रिसेप्टर का होता है। अब ये क्या करता है, गाबा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। अब गाबा ब्लॉक होगा तो क्लोराइड ओपन होगा तो एक्टिविटी कम हो जाएगा। ठीक है, इन्हें बाइंड करता है, ये भी गाबा पे काम करता है। अब आप हाइडेंटोइन देखेंगे तो हाइडेंटोइन में वही तो आपने पढ़ा था, सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग याद करो, फेनिटोइन इसी का तो ड्रग था। फेनिटोइन, हाइड्राटोइन, मेफेनिटोइन, इथोटोइन, ऐसे करके थे नहीं। तो फेनिटोइन जो ड्रग थे बाबू, ये सबसे इसके इंपॉर्टेंट ड्रग माने जाते हैं। तो ये जो ड्रग हैं इसी के हाइडेंटोइन के ही हैं। और ये जो होते हैं हाइडेंटोइन और हमारी बॉडी में यूरिया साइकिल, ये दोनों सेम काम करता है। अब अगर आप देखेंगे हाइडेंटोइन जो होता है ये जाता है हमारे सोडियम चैनल के पास। क्या जाता है, सोडियम चैनल। और सोडियम चैनल को ये क्या करता है, ब्लॉक। अगर सोडियम चैनल ओवर एक्टिविटी कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, कैल्शियम चैनल ओवर एक्टिविटी कराता था ना, मैंने बताया ना, ये दोनों ओवर एक्टिविटी कराते हैं, तो ये दोनों जाकर इसको ब्लॉक कर देते हैं। सोडियम चैनल ब्लॉक होता है, यहाँ पर सोडियम चैनल ब्लॉक होता है। तो इससे क्या होता है, कैटेगरी एक्शन जो होता है धीरे धीरे करने लगता है, तो एक्टिविटी धीरे धीरे कम हो जाता है। ये जाकर इसको एक्टिविटी को कम कर देता है। ठीक, अब आता है ये दोनों ऑक्साजोलिडिन, ये तो ये दोनों कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। अब आप कहेंगे मैम कौन कौन सी कैटेगरी के ड्रग देते हैं, तो जो हाइडेंटोइन है इसमें हम फेनिटोइन, मेफेनिटोइन, एथाटोइन दे सकते हैं। वही ऑक्साजोलिडिन में हम ट्राईमेथाडायोन या पैरामेथाडायोन दे सकते हैं। सक्सिनामाइड में हम फेनसक्सीमाइड, मेथासक्सीमाइड, इथोसक्सीमाइड दे सकते हैं। यूरिया साइकिल में फेनासिटामाइड, एसिमाइड या कार्बामाजिपाइन जो होता है इसी का ड्रग होता है, जो आपने राइट वाले पे देखा होगा देते वक्त। ठीक, फिर बेंजाडाइजापिन पे क्लोनाजिपाम है, ऐसे ही। और कुछ अलग से ड्रग हैं जैसे वेलपोरिक एसिड है, गाबापेंटिन है, ये सभी एपिलेप्सी के ही ड्रग हैं, तो उनको नहीं पढ़ के चलिए अब देखते हैं आगे का। ठीक, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं एपिलेप्सी के कितने टाइप है, क्योंकि एपिलेप्सी के टाइप जो होते हैं तो मैं आपको बताऊँगी कि इन सभी ड्रग्स किस किस एपिलेप्सी में काम देता है। तो चलिए देखते हैं। एपिलेप्सी है वो दो टाइप का है, एक पार्शियल एपिलेप्सी है या एक जनरल, मतलब कि जो झटका आता है, सीजर झटका आता है बाबू, वो दो तरीके से आता है। एक पार्शियली झटका आता है, एक जनरलाइज झटका आता है। जो पार्शियल होता है वो ब्रेन के किसी एक पार्ट में आता है। ठीक है, जो सीजर की एक्टिविटी होती है किसी एक पार्ट में आता है, लेकिन वहीं जब एक्टिविटी पूरे होल ब्रेन पे आता है तो उसको जनरलाइज्ड बोलते हैं। ये खतरनाक होता है, ये चलाऊ होता है। ठीक है, तो पार्शियल जो होता है वो किसी एक पार्ट पे आता है, और पार्शियल जो होता है वो तीन है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और विथ सेकेंडरी जनरलाइज्ड।
मतलब इसकी जैसे कैटेगरीज यहीं से आ जाते हैं। अगर ये आ जाता है तो फिर आप जनरलाइज्ड आ जाते हैं। तो जो सिंपल सीजर होते हैं उसमें क्या होता है कि सिंपल में जो होता है सीजर जो एक्टिविटी करता है वो उसमें पर्सन जो होता है अलर्ट हो सकता है, अपने आप को बचा सकता है और स्मॉल पार्ट ऑफ ब्रेन में आता है। इसमें क्या होता है सडन जर्किंग होने लगता है, बॉडी मूवमेंट करने लगता है, चक्कर बहुत ज़्यादा आने लगता है और टेस्ट और स्मेल बदलने लगता है। ठीक। और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि सीजर की एक्टिविटी की वजह से चेंज अवेयरनेस, इंसान अपने ध्यान नहीं देख कर पाता, उसको कन्फ्यूजन होने लगते हैं, बहुत से थॉट्स आने लगते हैं अप टू मिनट, लेकिन कुछ मिनट के लिए याद होते हैं। ठीक। वहीं विथ सेकेंडरी जनरलाइज के में देखेंगे तो एक एरिया से फैलने लगता है। अब अभी क्या होता है कि ये स्प्रेड होता है एक पार्ट ऑफ ब्रेन से पूरे होल ब्रेन तक। ठीक है, धीरे धीरे लास्ट 2 मिनट में ये पूरे ब्रेन तक पहुंच जाता है और ये कंडीशन को बढ़ाता है। अगर इसी पे सीजर रुक जाता है तो इसको पार्शियल सीजर बोलते हैं, लेकिन इसी पे अगर सीजर नहीं बढ़ता तो आगे बढ़ जाता है और जब आगे बढ़ता है तो आ जाता है जनरलाइज्ड। अब जनरलाइज सीजर में क्या होता है कि जो ब्रेन के एक पार्ट से पूरे ब्रेन तक पहुंच जाता है, उसी को बोलते हैं जनरलाइज सीजर। ठीक है, तो कहता है सीजर एक्टिविटी इन्वॉल्व बोथ साइड, होल ब्रेन पे रहता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें 6 तरीके का है, एक है 5 तरीके का है। एक है एब्सेंट सीजर, माइक्रोक्लोनिक सीजर, टोनिक एंड टोनिक क्लोनिक एंड टोनिक एंड एटोनिक। ठीक है, अब देखते हैं एब्सेंट सीजर क्या होता है। अब जो सिम्टम्स होते हैं बाबू किसी को सीजर का, वही इसमें दिखेंगे आपको। जैसे देखिए जो एब्सेंट सीजर होता है इसमें क्या होता है, इसको पेटिटम बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो कुछ बच्चे जो होते हैं वो अपने ध्यान को, अपनी कॉन्सिनेंस को खो बैठते हैं 30 सेकंड तक और बहुत ज़्यादा ब्लिंकिंग करने लगते हैं, मतलब पूरी बॉडी मूवमेंट बहुत करने लगती है। अब इसमें आप देखेंगे जाकिंग मूवमेंट ऑफ बॉडी। ठीक है, मतलब जो ऐसे दांतें होते कट 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 करता है, आंखें ब्लिंकिंग करने, पूरी बॉडी हिलने डुलने लगती है, ये होता है मायोक्लोनिक। फिर आप देखेंगे टोनिक, इसमें क्या होता है कि हिलता ही नहीं है, इसको ग्रांड माल भी बोलते हैं। ये बहुत खतरनाक होता है कि इसमें क्या होता है इंसान का पूरे बॉडी से मूवमेंट होने लगता है, दांत खिलने लगता है, देखिए जार्किंग ऑफ बॉडी, पूरी बॉडी हिल रही है, स्टार्टिंग फॉलिंग, और जार्किंग होते होते वो गिर पड़ता है। लेकिन ऐसे ही नहीं, उसकी टोनिक के पास उसकी पूरी बॉडी ऐंठने लगती है, वो अपने ध्यान भूल जाता है। 5 मिनट तक ऐसी ही हालत होती है, 2 से 5 मिनट तक, और ज़मीन में गिर पड़ता है। कभी कभी तो पैंट में वॉशरूम तक कर लेता है इंसान, इतना अपने आप को नहीं पहचान पाता। हज़ारों सोच, हज़ारों क्वेश्चन उसके दिमाग में आने लगता है। तो ग्रांड माल एक खतरनाक लगता है। फिर आता है टोनिक। टोनिक में पूरा बॉडी अकड़ने लगता है, अकड़पन आने लगता है, फॉलिंग हैवली टू ग्राउंड, और बहुत तेज़ी से अपनी बॉडी को ना कंट्रोल करते हुए सामने को इंसान गिर जाता है या पीछे को बहुत तेज़ी से गिर जाता है। फिर एटोनिक क्या होता है, जाकिंग मूवमेंट विदाउट फॉलिंग। इसमें क्या होता है पूरी बॉडी मूवमेंट तो करता है लेकिन इंसान गिरता नहीं है। तो कहीं ना कहीं टोनिक क्लॉनिक ग्रांड माल जो होता है वो थोड़ा खतरनाक होता है। उसके बाद से टोनिक होते हैं, और ये सारे भी हैं, सारी जनरलाइज पूरी बॉडी का है, तो उस हिसाब से हैं। अब देखेंगे आप ड्रग, तो इसके ड्रग जो देखेंगे बार्बिचुरेट कैटेगरी के हैं, और आप देखेंगे हाइड्रोटोइन, ऑक्साजोलिडिन, सक्सिनामाइड, यूरिया, ये। तो अभी आप देखेंगे कौन से ड्रग कब देते हैं, तो चलिए देखते हैं कि एपिलेप्सी के कौन से ड्रग कब देते हैं। तो जो बार्बिचुरेट है ये ग्रांड माल एपिलेप्सी के लिए ही देते हैं। किन से एपिलेप्सी के लिए, तो याद रखिएगा मैम, ग्रांड माल एपिलेप्सी। क्या बोलेंगे मैम, ग्रांड माल एपिलिप्सी। तो अगर ग्रांड माल एपिलिप्सी तो सबसे खतरनाक एपिलिप्सी मैंने बताया, उसके लिए हम बार्बिचुरेट कैटेगरी के ड्रग्स देते हैं। ठीक, यहाँ तक कि आप जो यूरिया साइकिल के ड्रग्स होते हैं वो भी ग्रांड माल एपिलिप्सी में दे सकते हैं, और साथ में ऑल टाइप के सीजर में, हर तरीके के सीजर में भी हम इसको देते हैं, ऑल सीजर्स में। ठीक, अब एपिलिप्सी की कोई भी कैटेगरीज हो बेंजाडाइजापिन ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी कैटेगरी नहीं पता चल रही है कि कौन से तरीके की है तो आप डायरेक्ट बेंजाडाइजापिन दे दीजिएगा। ठीक है, अब आता है सक्सिनामाइड, एंड ये सक्सिनामाइड और ये जो होता है एब्सेंट सीजर मैंने जो बताया था उसमें देते हैं। ठीक है, उसके साथ में आपने देखा कि ये जो हाइड्रोटोइन ड्रग है ये भी किसी भी तरीके की सीजर में आप दे सकते हैं, किसी भी तरीके की सीजर या एपिलिप्सी आती है होती है तो उसमें भी आप दे सकते हैं हाइड्रोटोइन। तो ये हो गया कैटेगरी के हिसाब से ड्रग। अब चलिए देखते हैं ड्रग काम कैसे करता है। तो सबसे पहले बार्बिचुरेट की दिखाएंगे आपको। तो हम देखते हैं यहाँ पहला दो ड्रग बार्बिचुरेट और बेंजाडाइजापिन, इनके बारे में देखते हैं। बार्बिचुरेट जो होता है वो गाबा रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, वही बेंजाडाइजापिन भी गाबा रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। तो इन ड्रग के बारे में चलिए देखते हैं। तो देखिए जो हमारे बॉडी में गाबा रिसेप्टर होता है इसको बोलते हैं गामा अमाइनो बुटारिक एसिड। जो गाबा रिसेप्टर होता है गामा अमाइनो बुटारिक एसिड होता है। तो ये रिसेप्टर जो होता है हमारी बॉडी में गाबा न्यूरोट्रांसमीटर को बाइंड करता है, और इसमें गाबा रिसेप्टर जो दो टाइप के होते हैं बेटा। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, तो ये जाता है हमारी बॉडी में क्लोराइड चैनल को ओपन करता है। अब आपको मैंने 3 चीज़ें बताई थी। पहली क्या बताई कि जो सोडियम चैनल होता है और
कैल्शियम चैनल होता है। ये हमारी बॉडी में तब ओपन होता है जब बहुत ज़्यादा एक्टिविटी इंक्रीज करता है। ये क्या करता है, एक्टिव करता है बॉडी को, क्या करता है, एक्टिव करता है। ठीक, वहीं क्लोराइड चैनल जो होता है ये हमारी बॉडी को क्या कर देता है, रिलैक्स, इनएक्टिव कर देता है। ठीक, अब चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे हमारा CNS हो, चाहे हमारा बॉडी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, हमारी बॉडी को एक्टिव करने के लिए क्लोराइड चैनल और सोडियम चैनल होता है। आप जब सोकर उठते हो तो सोडियम चैनल, क्लोराइड चैनल ही तो ओपन होता है। ठीक, क्लोराइड, सोडियम चैनल, कैल्शियम चैनल ही ओपन होता है, जिसकी वजह से एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। वहीं आप देखेंगे क्लोराइड चैनल की वजह से हम इनएक्टिव हो जाते हैं, हमारी CNS की एक्टिविटी भी घटती है। तो यहाँ पर ये पूरा यही खेला है। अगर हम इनको देखो, अगर हमको इनएक्टिव करना है अपने बॉडी को, तो अगर हम इनको ब्लॉक कर देते हैं तो भी हम इनएक्टिव हो जाएंगे। देख लो, कर दिए तो क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया हमारा बॉडी। ठीक, और अगर हमको इनएक्टिव करना है, इनको अगर हम ओपन कर दें तो भी हो जाएंगे। मान लो ये क्लोज है तो ओपन कर दे तो भी हो जाएंगे, ऐसे होता है। तो अगर क्लोराइड ओपन भी हो जाता है तो भी क्या होता है, हमारी बॉडी इनएक्टिव होता है। समझ में आ रहा है? इन वजह से क्या होता है, बॉडी एक्टिव होता है। तो इनको अगर बंद कर दोगे तो बॉडी एक्टिव नहीं रहेगा। क्लोराइड की वजह से हमारी बॉडी इनएक्टिव होती है, तो अगर इसको खोल देंगे तो इनएक्टिव हो जाएगा। तो यही हम करते हैं। तो चलिए देखिए बारबीट्यूरेट बेंजाडाइज़ेपिन का कैसा वर्क है। तो जो गाबा रिसेप्टर है वो दो है, एक ए है और बी है। अब ए आइनोट्रोपिक रिसेप्टर पे काम करता है, बी वाला GPCR पे काम करता है। क्या करता है, GPCR पे। तो चलिए देखते हैं गाबा रिसेप्टर ए का ड्रग जो होता है हमारा बेंजोडाइज़ेपिन और बारबीट्यूरेट, दोनों को एक साथ देखेंगे वो कैसे काम करता है। तो जो गाबा रिसेप्टर बाबू होता है वो ऐसे होते हैं। अब गाबा में दो होते हैं, अल्फा बीटा गामा करके होते हैं। तो बीटा अल्फा गामा ऐसे रहता है, फिर अल्फा बीटा ऐसे रहता है। तो गाबा बाइंडिंग साइट जो होता है ये यहाँ होता है। ठीक है, वहीं बेंजाडाइज़ेपिन जो होता है ड्रग वो सिर्फ यहाँ बाइंड होता है। यहाँ पर बेंजाडाइज़ेपिन के ड्रग नहीं बाइंड होते, यहाँ पर बेंजाडाइज़ेपिन के ही सिर्फ होते हैं और बाकी बारबीट्यूरेट इन दोनों जगह पे होंगे। ठीक है, ये समझ में आया। बेंजाडाइज़ेपिन यहाँ होंगे, बारबीट्यूरेट यहाँ होंगे। अब देखते हैं ये हमारा क्या है, सेल मेम्ब्रेन। इसके ऊपर क्या पाया जाता है, रिसेप्टर। रिसेप्टर कैसे होते हैं, 5 होते हैं गाबा के, जहाँ पे अब देखेंगे बीटा अल्फा गामा और अल्फा बीटा करके रिसेप्टर्स हैं। अब ये देखेंगे तो कहता है कि नॉर्मली जो होता है कम्युनिकेशन बिटवीन सेल आर पोलराइज व्हेनेवर स्टिमुलस जनरेट इट डीपोलराइज सेल एक्टिविटी एंड नाउ देयर इज ए इंक्रीज सिगमेंट इन एक्टिविटी ऑफ CNS इंक्रीज। जब CNS इंक्रीज रहता है तब हम इस कैटेगरी के ड्रग को देते हैं जो एक्टिविटी को घटा देता है। ठीक, तो देखिए, तो बेंजाडाइज़ेपिन और बारबीट्यूरेट हम देते हैं तो ये जाता है पहले गाबा रिसेप्टर ए पे बाइंड होता है। बाइंड होने के बाद से ये क्लोराइड चैनल को ओपन करता है, जिसकी वजह से नींद आने लगती है, या हमारा बॉडी बहुत रिलैक्स हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी इनएक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। ठीक, ये हो जाता है। तो क्लोराइड चैनल जैसे ही ओपन हुआ तो क्लोराइड बाहर निकलता है, जिसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन होता है। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे हाइपरपोलराइजेशन है, जिसकी वजह से सोडियम चैनल बंद हुआ। अब एक्टिविटी जो इंक्रीज था वो बंद हुआ और CNS की एक्टिविटी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है। साथ में क्लोराइड चैनल ओपन, सोडियम चैनल बंद और CNS की एक्टिविटी डिक्रीज हो गई। और जैसे CNS डिप्रेस हो गया तुरंत आपकी क्या हो गई, एपिलेप्सी ट्रीट हो गई। तो ये समझ में आ गया दो कैटेगरी के ड्रग कैसे काम करते हैं, एक बारबीट्यूरेट, एक बेंजाडाइज़ेपिन। अब आप देखेंगे कि आपकी जो ऑक्साजोलिडीन या सक्सिनामाइड है वो कैसे काम करता है। तो चलिए अब वो देखते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑक्साजोलिडीन या सक्सिनामाइड का। तो ये क्या करता है बाबू कि जो हमारे बॉडी में कैल्शियम चैनल होता है। अब कैल्शियम चैनल 3 टाइप के होते हैं, तो आप इसमें से T टाइप के कैल्शियम चैनल को लेंगे। ठीक, जो T टाइप के कैल्शियम चैनल होते हैं, T टाइप के, उस पर ड्रग जाता है, बाइंड करता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, हमारे थ्रेशोल्ड इंक्रीज हो जाता है और कैल्शियम की वजह से जो बॉडी बहुत एक्टिव था वो जाता है, इसको ब्लॉक कर देता है और ब्लॉक करके क्या कर देता है, एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। एक्टिविटी CNS की डिक्रीज हो जाती है और जब एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है और तब डिजीज़ ठीक हो जाता है। और ये क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के सीजर्स में ये वर्क करता है। तो अभी आप देखते हैं इसके बारे में भी आगे। इसी सेम तरीके से आप देखेंगे हाइड्रोटोनिन यूरिया साइकिल भी काम करता है, ये दोनों सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। तो आप देखेंगे जो ड्रग देंगे हम, वो ड्रग जाएगा हमारे सेम रिसेप्टर की तरह, रिसेप्टर पे बाइंड होकर सोडियम चैनल को जो होता है, सोडियम चैनल को ये कहता है कि ब्लॉक कर देता है। अब जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो ये क्या होता है कि रिड्यूस कर देता है एक्टिविटी को CNS की। अब ब्रेन स्टेम सेंटर, ठीक है। अब एक्टिविटी जब इसकी कम रिड्यूस हो जाती है, CNS की एक्टिविटी जैसे डिक्रीज हुई तुरंत हमें एपिलेप्सी ट्रीट होगी। और क्योंकि CNS की एक्टिविटी बहुत बढ़ी थी तो इसको हमको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी था, तो इसकी एक्टिविटी को घटा दिए तो सही हो गया। तो इस तरीके से सोडियम चैनल का काम करता है। अब आपको मैं कुछ ड्रग्स उसकी क्लासिफिकेशन के साथ साथ उसके मोड ऑफ एक्शन सिंथेसिस बता देती हूँ जो बी फार्मा को हेल्प करेगा।
तो ये सार ऑफ एंटी कन्वर्जन बस कुछ लोगों के सिलेबस में पूछा गया तो वो देख लीजिए। यहाँ पर ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर चेंजिंग देखेंगे तो आप देखेंगे जब NH डबल बॉन्ड O लगाते हैं, C डबल बॉन्ड O, तो ये बारबिटूरेट कैटेगरी के ड्रग बना लेते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर है, आप ये देख लीजिए। तो बारबिटूरेट बना दिया, देखिए लगा दिया कैसे, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, NH, ठीक। तो इस तरीके से आप ये देख लीजिए। फिर हाइड्रोजन टोन कैसे बना ये देख लीजिए, ठीक। कार्बिनॉल ये बहुत आसान है, आप देख लेंगे, C डबल बॉन्ड O लगाने से एक्टिविटी घटती है या बढ़ती है, जो भी है सारी चीज़ें लिखी है, केवल आप पढ़ लीजिए तो समझ में आ जाएगा तुरंत कॉन्सेप्ट। यहाँ से ये कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं एक एक कैटेगरी के ड्रग के बारे में। तो यहाँ से होता है सार ऑफ एंटी कन्वर्जन कंप्लीट। अब देखते हैं बारबिटूरेट के बारे में, ठीक। तो ये है बारबिटूरेट के बारे में, ये है फेनिबारबिटोन के बारे में। फिर आप यहाँ से देखेंगे मेथाबारबिटोन के बारे में, ठीक। अब मेथाबारबिटोन के साथ साथ हाइड्रोटोन के बारे में, ठीक। अब आप देखेंगे फेनिटोन के बारे में। वर्क सारे मैंने पहले ही बता दिए, मोड ऑफ एक्शन, बस ड्रग और उसके सिंथेसिस से आपको देखने हैं यहाँ पर, ठीक। अब देखिए मेफेनिटोन के बारे में, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा। एथाटोन के बारे में। अब ये सब चीज़ें मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको भी इतनी बेसिकली नॉलेज हो ही गई है कि वर्क कैसे करता है, तो बस इसके बारे में ही लिखनी है। पैरामेथाडोन के बारे में, ठीक है, सक्सीनामाइड के बारे में, ये देखो फेनिसक्सीमाइड के बारे में, इसके साथ में मेथासक्सीमाइड के बारे में, फिर आता है एथोसक्सीमाइड के बारे में, इनकी सिंथेसिस पेपर में पूछे जाते तो एक बार ध्यान से देख लीजिए, इतने टफ भी नहीं है। इसकी सिंथेसिस मैंने एक बार फिर से समझा दिया है, देख लीजिए। ये थोड़ी टफ लगेगी आपको, वो छोटा था वो वाला तैयार कर लीजिएगा, वो बेटर रहेगा। फिर आता है यूरिया एंड मोनो एसाइल यूरिया के बारे में, ठीक। अब चलिए देखते हैं कार्बामेजेपाइन के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों के टाइम से ही अभी तक पूछा ही जा रहा है, प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा, इसकी सिंथेसिस। फिर आता है बेंजोडाइज़ेपाइन के बारे में, इसके साथ में मिसलिनियस कंपाउंड के बारे में, जब मैंने बताया था कि जिसके बारे में मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन आप देख लीजिएगा। गाबा रिसेप्टर पे काम करता है प्रीनिडायोन, बेल्पोरिक एसिड, ठीक। बेल्पोरिक एसिड इंपॉर्टेंट भी है, मैंने लिख भी दिया है, साथ में कार्बापेंटेन, ठीक। अब आता है फेल्वामेट, ठीक। अभी देखिए ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिसके बारे में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो देख लीजिए, बाकी ऐसे तो कोई खास नहीं है, पहले ही मैंने बता दिया, ये याद करने के लिए मैंने ऐसे बना लिया था। तो ठीक है, यहाँ से ये लेक्चर कंप्लीट होता है एंटी कन्वर्जन का। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर माय एंजल चैनल, प्लीज़, थैंक यू।